सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। और अभी तक हमने एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट थे उन सब के बारे में पढ़ा। फिर चाहे वो हमारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन हो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, इन सभी डिपार्टमेंट के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। लेकिन आज की इस क्लास में हम एनेक्जर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनेक्जर का मतलब कि एयरपोर्ट पर ये जो सारे डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट के अलावा और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज से हमारा शुरू होता है एनेक्जर की क्लास और ये है एनेक्जर फर्स्ट। तो आइए चलिए देखते हैं एनेक्जर फर्स्ट में हमें क्या क्या बताया जाएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। एनेक्जर फर्स्ट में हमें AAI, जिसे हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी जो कमेटी है AAI कमेटी, इसके रिपोर्ट और डायग्राम्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि AAI कमेटी की जो रिपोर्ट है और जो डायग्राम्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें एनेक्जर के बारे में, तो हमारा जो एनेक्जर फर्स्ट है इसमें AAI कमिटी रिपोर्ट एंड डायग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। AAI का मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो AAI कमिटी है इसने अपने रिपोर्ट्स को दिया, अपने डायग्राम्स को दिया, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैड कंस्टिट्यूटेड ए कमिटी, यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने एक कमिटी का गठन किया, कॉन्स्टिट्यूट किया, टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉर्मुलेट करने के लिए, किसके लिए? फॉर ATC कम टेक्निकल ब्लॉक, मतलब कि ATC कम टेक्निकल ब्लॉक के लिए एट वेरियस एयरपोर्ट्स, विभिन्न विभिन्न एयरपोर्ट्स पर। यानी कि जो डिफरेंट एयरपोर्ट्स हैं उनकी फैसिलिटीज़, सर्विसेज और एरिया की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ATC कम टेक्निकल के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक कमिटी का गठन किया एट वेरियस एयरपोर्ट्स इंडिकेटिंग डिटेल्स ऑफ फैसिलिटीज सर्विसेज, यानी कि उसकी सारी सर्विसेज को, सारी फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, एज वेल एज एरिया रिक्वायरमेंट, यानी कि इसके साथ ही जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके साथ ही एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है उनको भी ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन व्यू द लेवल ऑफ ऑपरेशंस एट वेरियस एयरपोर्ट्स, यानी कि डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर उनके एरिया को, उनकी फैसिलिटीज़ को, उनके सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक कमिटी का, एक समिति का गठन किया। द कमिटी मेट ऑन वेरियस ओकेजन एंड द डिसीजन टेकन अनएनिमोसली और एज फॉलोज, यानी कि जब कमिटी की बैठक हुई किसी ओकेजन पर, किसी अवसर पर, और सर्वसम्मति से एक डिसीजन लिया गया, जो कि आगे आपको दिया गया है कि ये डिसीजंस किस तरीके के हैं। फर्स्ट इज एट प्रेजेंट एरिया कंट्रोल टावर्स आर एस्टेब्लिश्ड एट 11 एयरपोर्ट्स विच आर एज फॉलोज, यानी कि इसके जो डिसीजन लिया गया उसमें बताया गया कि जो भी एरिया कंट्रोल टावर होगा, यानी एयरपोर्ट पर एक टावर होता है जिससे उस एयरपोर्ट के सारे एरिया को कंट्रोल किया जाता है। तो जो एरिया कंट्रोल टावर है वो इसकी डिसीजन के बाद 11 एयरपोर्ट्स पर, यानी कि 11 हवाई अड्डों पर उसको बनाया गया। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो दिल्ली एंड वाराणसी में ये है, साउथ में चेन्नई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद एंड मैंगलोर में, ईस्ट की अगर हम बात करें तो कोलकाता में, वेस्ट की अगर हम बात करें तो मुंबई, अहमदाबाद एंड नागपुर में, और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की बात करें तो गुवाहाटी में। यानी कि चारों दिशाओं में टोटल 11 एयरपोर्ट्स पर एरिया कंट्रोल टावर्स को बनाया गया। दिल्ली, वाराणसी, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, मैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर और गुवाहाटी। फॉर डिजाइन या एरिया रिक्वायरमेंट्स फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ATC कम टेक्निकल ब्लॉक और proposed for development in future. While finalizing these recommendations, the existing 4 metros with Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata have not been considered. यानी कि इन रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करते समय, फाइनल टच देते समय, जो मुख्य 4 महानगर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, चूँकि ये भारत के मुख्य महानगर हैं, बड़े महानगर हैं, तो इनको इसमें कंसीडर नहीं किया गया था। जो कि ATC कम टेक्निकल के लिए जो भी एयरपोर्ट्स पर ये एरिया कंट्रोल टावर बनाए जा रहे थे, तो इस समय इनको नहीं किया गया था। यहाँ पे ए दिया है आपको, एयरपोर्ट्स विद एरिया कंट्रोल सेंटर्स आर क्लासिफाइड एज कैटेगरी 1, यानी कि ऐसे एयरपोर्ट जिन पर एरिया कंट्रोल सेंटर है, यानी कि एयरपोर्ट्स विद एरिया कंट्रोल सेंटर, यानी कि ऐसे एयरपोर्ट जिनके साथ एरिया कंट्रोल टावर या एरिया कंट्रोल सेंटर है, आर क्लासिफाइड एज कैटेगरी फर्स्ट, यानी कि उन सभी एयरपोर्ट्स को कैटेगरी फर्स्ट में रखा जाता है।
अदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यानी कि जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं विदाउट एरिया कंट्रोल सेंटर, यानी कि उनके पास अगर एरिया कंट्रोल सेंटर नहीं है, एरिया कंट्रोल टावर नहीं है, जैसे कि जयपुर, लखनऊ, अमृतसर और कालीकट, ETC फॉल इन कैटेगरी 2, यानी कि ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जिनके पास एरिया कंट्रोल सेंटर, एरिया कंट्रोल टावर नहीं है, उनको कैटेगरी 2 में रखा जाता है। सी है अदर मेजर एयरपोर्ट्स, जैसे राजकोट, उदयपुर, खजुराहो, रांची, भुवनेश्वर, ETC, यानी कि जो और भी जो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो राजकोट का हो, चाहे उदयपुर का, चाहे खजुराहो का, चाहे रांची, चाहे भुवनेश्वर, वेयर एयरक्राफ्ट्स अप टू AB 320 ऑपरेट फॉल इन कैटेगरी 3, यानी कि जहां पर AB 320 के ऊपर के एयरक्राफ्ट्स हैं उनको कैटेगरी 3 में रखा गया है। डी है एयरपोर्ट लाइक शिमला एंड भुंटर या कि कुल्लू जिसे हम कहते हैं, वेयर स्मॉलर एयरक्राफ्ट लाइक डॉर्नियर DO 228, 228 एंड ATR टाइप, यानी कि ऐसे एयरपोर्ट जहां पर डॉर्नियर DO 228 एंड ATR टाइप के एयरक्राफ्ट्स हैं, एंड वेयर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ रनवे इज नॉट पॉसिबल, और वहां पे जो रनवे का एक्सपेंशन है वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू टेरेन कंडीशन, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ कंडीशंस की वजह से उसके रनवे को हम एक्सपेंस नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, आर इंक्लूडेड इन कैटेगरी 4, यानी कि इन सारे एयरपोर्ट्स को कैटेगरी 4 में रखा जाता है। दूसरा है हमारा द कंट्रोल टावर केबिन शुड हैव आइडियली अ 360 डिग्री व्यू, यानी कि जो एयरपोर्ट पर हमारा कंट्रोल टावर होता है, एरिया कंट्रोल टावर होता है, शुड हैव आइडियली अ 360 डिग्री व्यू, यानी कि वहां से चारों तरफ के नज़ारे दिखने चाहिए, चारों तरफ का व्यू अच्छे से मिलना चाहिए, एंड इट इज डिजायरेबल दैट द कंट्रोल टावर इज सेंट्रली लोकेटेड टू हैव अ क्लियर व्यू ऑफ ऑल द अप्रोचेस ऑफ डिफरेंट रनवेज, यानी कि एयरपोर्ट पर जितने भी रनवेज हैं उन सभी का क्लियर व्यू मिलना चाहिए उस एरिया कंट्रोल टावर से, मतलब जो टावर आपके एयरपोर्ट पर है उस टावर में जो भी केबिन बैठे हैं, जो भी क्रू मेंबर्स बैठे हैं, जो भी उस एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको चारों तरफ का व्यू और जितने भी रनवे हैं उन सभी का व्यू मिलना चाहिए। 1% of the total length of the runway could be the criteria for determining the height of the control tower, यानी कि किसी एयरपोर्ट पर रनवे की जो लंबाई है उस लंबाई का 1% हिस्सा एयरपोर्ट का जो कंट्रोल टावर है उसकी हाइट होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंट ए 3000 मीटर रनवे विल रिक्वायर अ 30 मीटर हाई कंट्रोल टावर, यानी कि अगर किसी एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई है 3000 मीटर तो उसका 1% यानी कि 30 मीटर हाइट होनी चाहिए उस एरिया कंट्रोल टावर की। हाउएवर द सेम शुड बी सब्जेक्टेड टू अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटीज, और ये सारी चीज़ें जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनके अप्रूवल के हिसाब से चेंज हो सकती हैं, बट जो 1% है वो होना चाहिए कि किसी एयरपोर्ट की जो लंबाई है, रनवे की जो लंबाई है उसका 1% जो होगा वही उस एरिया कंट्रोल टावर का हाइट होना चाहिए। चौथा है हमारा फॉर लार्जर एयरपोर्ट्स ऑफ कोड 3C और एबव द ATC कम टेक्निकल ब्लॉक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक शुड बी सेपरेट, यानी कि ऐसे लार्जर एयरपोर्ट्स के लिए जो कि कोड 3C या इसके आसपास के हैं उनके लिए ATC कम टेक्निकल ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सेपरेट होना चाहिए। पांचवा है द ATS रिपोर्टिंग ऑफिस इन लार्ज रूम या हॉल इन द टेक्निकल ब्लॉक इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीफिंग पायलट्स prior to every flight. Met personnel along with ATC personnel and commercial personnel would be accommodated, यानी कि जो पायलट है उसको एवरी फ्लाइट से पहले अपने पर्सनल से मिलने के लिए, यानी कि जो उसके ATC पर्सनल हैं, चाहे वो कमर्शियल पर्सनल हो, पर्सनल का मतलब मैन पावर जो भी पायलट के साथ में कार्य करेगा, उनके साथ मिलने के लिए ATS रिपोर्टिंग ऑफिस के रूप में एक लार्ज रूम होना चाहिए, एक हॉल टाइप का होना चाहिए टेक्निकल ब्लॉक में, वहां पर इसकी आवश्यकता होती है। छठा है हमारा फॉर द एयरपोर्ट्स ऑपरेटिंग 50 सीटर कैपेसिटी एयरक्राफ्ट्स एंड विच हैव नो स्कोप फॉर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ रनवेज ड्यू टू टेरेन कंडीशन और लैंड कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि ऐसे एयरपोर्ट जिनकी कैपेसिटी है 50 सीटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की, बट उनके पास फर्दर माने आगे आने वाले समय में अपने रनवे को एक्सपेंस करने के लिए बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं है, चाहे कारण कुछ भी हो, टेरेन कंडीशन या लैंड कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि चाहे भूमि की कमी हो या फिर कोई भी कंडीशन हो। एंड इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स, वहां पर एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, किसके लिए? फॉर अ
फायर स्टेशन, मतलब कि जो फायर स्टेशन है फायर डिपार्टमेंट के रिलेटेड, उनका एक स्टेशन वहाँ पर होना चाहिए। एंड ए कंट्रोल टावर कम टेक्निकल ब्लॉक शैल बी कंस्ट्रक्टेड, और इसके साथ ही उस एयरपोर्ट पर एक कंट्रोल टावर कम टेक्निकल ब्लॉक होना चाहिए, उसको बनाया जाना चाहिए। कहने का टोटल मतलब ये है कि ऐसे एयरपोर्ट जिनकी कैपेसिटी 50 सीटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की है, बट फ्यूचर में वो अपने रनवे को एक्सपेंस नहीं कर सकते, रीजन चाहे जो हो, तो वहां पर एक फायर स्टेशन के लिए इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कंट्रोल टावर कम टेक्निकल ब्लॉक होना चाहिए। सातवां है द कमिटी रिकमेंड्स कंसोलिडेटेड रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एटीसी टावर कम टेक्निकल ब्लॉक फॉर 4 डिफरेंट कैटेगरीज which have been listed as annexure first in this draft report. While designing the building, the following correlations should not be disturbed. कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, 4 डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से एटीसी टावर कम टेक्निकल ब्लॉक के लिए कमिटी जो भी रिक्वायरमेंट को रिकमेंड करती है उनको पूरा करना चाहिए एनेक्सर फर्स्ट में। और इसी ड्राफ्ट रिपोर्ट में जो अभी आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या क्या कैटेगरीज, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इन सब को कंसीडर करना चाहिए। एंड व्हाइल डिजाइनिंग द बिल्डिंग द फॉलोइंग कोरिलेशन शुड नॉट बी डिस्टर्बेड, और इन सब चीज़ों को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को पूरा करना चाहिए। और ये क्या है, 4 देखिए हैं, आगे दिया गया है। फ्लाइट क्रू ब्रीफिंग रूम मस्ट बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, यानी कि जो फ्लाइट क्रू का ब्रीफिंग रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए। एंटी हाईजैकिंग रूम इज टू बी ऑन द सेकंड फ्लोर, यानी कि जो एंटी हाईजैकिंग रूम है वो सेकंड फ्लोर पर होना चाहिए। व्हाइल डिजाइनिंग शिफ्टिंग ऑफ वेरियस फैसिलिटीज कैन बी रीअरेंज्ड फ्लोर वाइज, यानी कि इन सारी सुविधाओं को करते समय इनको फ्लोर वाइज रीअरेंज करना चाहिए। रूम साइजेज आर इंडिकेटेड फॉर वेरियस फैसिलिटीज एंड कारपेट एरियाज फॉर कैटेगरी 1 to 3rd, और जो कैटेगरी 1 के एयरपोर्ट हैं, जो कैटेगरी 2 के एयरपोर्ट हैं, जो कैटेगरी 3 के एयरपोर्ट हैं, जो कैटेगरी 4 के एयरपोर्ट हैं, इन सब के हिसाब से, फैसिलिटीज के हिसाब से, अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से जो भी रूम का साइज है वो होना चाहिए। रिकमेंडेशन ऑन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर एटीसी टावर एंड ड्राइंग्स गिवन बिलो आर टू बी कंसीडर्ड एज इलस्ट्रेटिव ओनली, यानी कि एटीसी टावर कम टेक्निकल के लिए या एटीसी टावर एंड ड्राइंग्स के लिए जो भी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स नीचे दी गई हैं, अभी नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी 1st, कैटेगरी 2nd, कैटेगरी 3rd, कैटेगरी 4, यानी कि जो 4 प्रकार के एयरपोर्ट हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि कैटेगरी 1st में किसे रखा जाएगा, जैसे एयरपोर्ट विद एरिया कंट्रोल सेंटर आर क्लासिफाइड एज कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में किसे रखा जाएगा, अदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स विदाउट एरिया कंट्रोल सेंटर्स। कैटेगरी 3rd में किसे रखा जाएगा, मेजर एयरपोर्ट्स वेयर एयरक्राफ्ट्स अप टू AB 320 ऑपरेट फेल इन कैटेगरी 3rd। और कैटेगरी 4 में किसे रखा जाएगा, एयरपोर्ट वेयर स्मॉलर एयरक्राफ्ट लाइक डॉर्नियर DO 228 एंड ATR टाइप ऑपरेट एंड वेयर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ रनवे इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे जो एयरपोर्ट्स हैं, जो 4 टाइप के एयरपोर्ट हैं, उन पर क्या सुविधा, क्या फैसिलिटी, क्या रूम, किस चीज़ के लिए जो रूम की सुविधा है, जो स्पेस की सुविधा है, वो किस तरीके की होनी चाहिए। पहला है कॉमन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए। तो कैटेगरी 1st पे ग्राउंड फ्लोर की जो प्लानिंग है उस पर फ्लाइट क्रू ब्रीफिंग रूम फॉर ATC COM एंड MET, यानी कि ATC COM MET के लिए जो ब्रीफिंग रूम है, यानी कि जो फ्लाइट के क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए ब्रीफिंग रूम, ASBS रूम एंड AIS एंड नोटम ऑफिस। ये कितने एरिया का होना चाहिए, 10 मीटर इंटू 20 मीटर। कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें तो उस एयरपोर्ट पर 10 मीटर इंटू 10 मीटर का होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें 2nd की, 3rd की, यानी कि जो रिसेप्शन रूम फॉर ऑल एंड कैंटीन किचन एंड पेंट्री डाइनिंग हॉल फॉर ऑफिसर्स एंड स्टाफ, यानी कि जो रिसेप्शन ऑफिस है, जो रिसेप्शन रूम है, और इसके साथ ही कैंटीन का जो एरिया है, किचन एरिया या फिर जो डाइनिंग हॉल का एरिया है, वो कैसा होना चाहिए। तो जितने भी एयरपोर्ट हैं, चाहे वो कैटेगरी 1st का हो, चाहे कैटेगरी 2nd का हो, चाहे कैटेगरी 3rd का हो, चाहे कैटेगरी 4th का हो, उस पर एरिया एज पर डिज़ाइन, एरिया एज पर स्टैंडर्ड, यानी कि आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप उसे रख सकते हैं। बट अगर हम फायर कंट्रोल रूम की बात करें, ड्राइवर रूम की बात करें, या फिर अगर हम फर्स्ट एड रूम की बात करें, तो वहाँ पर आपको 4 मीटर इंटू 4 मीटर का रखना होगा स्पेस, यानी कि 16 मीटर स्क्वायर का आपको स्पेस वहाँ पर देना होगा, चाहे जिस एयरपोर्ट पर। इसी तरीके से 7, 8, 9, 10A, 10B, यानी कि जो हमारा टॉयलेट फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स होना चाहिए, AHU कैसा होना चाहिए, स्विच रूम कैसा होना चाहिए,
covered parking for 50 cars, one car parking to be walled and lock and key for empty pool and parking for scooter and cycle। कहने का मतलब ये कि जो टॉयलेट की सुविधा है, AHU की जो सुविधा है, स्विच रूम की जो सुविधा है, या फिर अगर हमें पार्किंग की, कार पार्किंग की सुविधा चाहिए या फिर स्कूटर या साइकिल पार्किंग की चाहिए, तो ये कैसी होनी चाहिए? तो चाहे कैटेगरी 1 का एयरपोर्ट हो, चाहे कैटेगरी 2, चाहे कैटेगरी 3, चाहे कैटेगरी 4, इन सभी पर एरिया एज पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके डिज़ाइन के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उसे आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगला है लिफ्ट एंड स्टेयर केस शुड बी आफ्टर एंट्री थ्रू द एग्जिट कंट्रोल डोर, यानी कि जो चारों एयरपोर्ट हैं कैटेगरी 1, 2, 3, 4 के, वहाँ पर लिफ्ट की सुविधा कैसी होनी चाहिए और स्टेयर केस यानी सीढ़ियों की सुविधा कैसी होनी चाहिए? तो एरिया एज पर डिज़ाइन, यानी कि आपके एयरपोर्ट के डिज़ाइन के हिसाब से। अगला है केयर टेकर रूम या स्टोर, यानी जो स्टोर रूम है वो कैसा होना चाहिए? तो 4 मीटर इंटू 4 मीटर यानी कि 16 मीटर स्क्वायर का आपको होना चाहिए, एयरपोर्ट चाहे जो हो। अगला है हमारा EPABX और बैटरी रूम या फिर CCTV इक्विपमेंट रूम। तो जो हमारा EPABX है ये हर एयरपोर्ट पर 5 मीटर इंटू 4 मीटर का होना चाहिए, बैटरी रूम 5 मीटर इंटू 3 मीटर का होना चाहिए, और जो CCTV इक्विपमेंट रूम है वो 5 मीटर इंटू 5 मीटर का होना चाहिए। अगर हम MLU की बात करें, जिसे हम कहते हैं मूवमेंट लाइजन यूनिट, तो वो हमेशा 5 मीटर इंटू 5 मीटर का होना चाहिए। ऑपरेशनल ऑफिस की बात करें तो 5 मीटर इंटू 6 मीटर। ऑपरेशनल स्टोर्स की बात करें तो 4 मीटर इंटू 4 मीटर। और अगर सपोर्ट रूम टू एप्रॉन कंट्रोल की बात करें तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर का होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम सिक्योरिटी की बात करें या फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, तो जो एरोड्रोम मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है उसके लिए 120 स्क्वायर मीटर की स्पेस चाहिए कैटेगरी 1 पे। कैटेगरी 2 वाले एयरपोर्ट पर भी 100 स्क्वायर मीटर की चाहिए, और कैटेगरी 3 वाले एयरपोर्ट पर 100 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए। अगर हम ऑफिस इंचार्ज की बात करें तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर यानी कि 25 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 पर। अगर हम PS की बात करें तो 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर, 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर की स्पेस चाहिए। कम्युनिकेशन रूम की बात करें तो 8 मीटर इंटू 8 मीटर चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस रूम की बात करें तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर। कहने का मतलब ये है कि जो एयरपोर्ट है उस पर जितने भी तरीके के डिपार्टमेंट हैं, फिर चाहे वो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो CCTV से रिलेटेड हो, ATC का मतलब ATC कम टेक्निकल ब्लॉक हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें देनी होंगी, उन सभी के लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। अगला अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर ATC कम टेक्निकल ब्लॉक एट वेरियस एयरपोर्ट, यानी कि जो डिफरेंट एयरपोर्ट्स हैं उन पर ATC कम टेक्निकल ब्लॉक के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के जो एयरपोर्ट्स हैं हम चारों की बात मिलाकर करेंगे। पहला है कॉमन रिक्वायरमेंट्स यानी फर्स्ट फ्लोर की जो प्लानिंग है, जैसे रिक्रिएशन रूम विद टॉयलेट। अब ये कैसा होना चाहिए? 5 मीटर इंटू 8 मीटर का होना चाहिए कैटेगरी 1 वाले एयरपोर्ट पर, 5 मीटर इंटू 6 मीटर का होना चाहिए कैटेगरी 2 वाले एयरपोर्ट पर। अगर हम टॉयलेट फॉर लेडीज एंड जेंट्स की बात करें, AHU की बात करें, स्विच रूम की बात करें और लिफ्ट एंड स्टेयर केस की बात करें, यानी लिफ्ट और सीढ़ियों की बात करें, तो ये सारी चीज़ें एरिया एज पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट यानी कि एयरपोर्ट की डिज़ाइन के हिसाब से होनी चाहिए। BI हमारा CNS इंचार्ज केबिन कैसा होना चाहिए? 5 मीटर इंटू 5 मीटर, बट कैटेगरी 3 वाले पर 4 मीटर इंटू 4 मीटर होना चाहिए। PA टू CNS इंचार्ज ये कैसा होना चाहिए? 3 मीटर इंटू 3 मीटर। इक्विपमेंट रूम कैसा होना चाहिए? 6 मीटर इंटू 6 मीटर। रिप्ले रूम कैसा होना चाहिए? 3 मीटर इंटू 3 मीटर। बैटरी बैकअप रूम कितना होना चाहिए? 5 मीटर इंटू 3 मीटर। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, जो भी एयरपोर्ट्स हैं उन पर जो रिक्वायरमेंट्स है रूम की, जैसे AMSS DSCN फैसिलिटी की बात करें तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर का होना चाहिए। SSO रूम की बात करें तो 5 मीटर इंटू 4 मीटर होना चाहिए। CNS वर्कशॉप की बात करें तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये दिया गया है। यहाँ पर चाहे सिटिंग स्पेस की बात करें, रेस्ट रूम की बात करें या लॉकर रूम की बात करें, CNS स्टोर ऑफिस या स्टोर असिस्टेंट की बात करें, CNS ऑफिस की बात करें, CNS लाइब्रेरी, लेक्चर ट्रेनिंग रूम फॉर CNS, ट्रेनिंग सपोर्ट रूम, तो इन सब का जो रिक्वायरमेंट जो होता है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो
सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए कितना स्पेस चाहिए। अगला है ATC सी वाला, तो इसमें हम देखेंगे RNFC रूम के लिए 5 मीटर इंटू 6 मीटर। अगला है RNFC IA5C 3 मीटर इंटू 3 मीटर। इसी तरीके से जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो डेटाबेस मैनेजमेंट हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, DGM ATC हो, PA टू DGM हो, DGM ATC, PA टू DGM ATC, लेक्चरर ट्रेनिंग रूम फॉर ATC, ट्रेनिंग सपोर्ट रूम, ATC इंस्ट्रक्टर, ATC लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल फॉर ATC कम सिक्योरिटी मेट टू बी कन्वर्टेड टू NSG रूम। यानी कि जो अभी नौवां आप यहाँ पे देखिए कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो कैसा होना चाहिए, 5 मीटर इंटू 6 मीटर। कहने का मतलब ये है कि जो भी एयरपोर्ट हैं, चाहे वो कैटेगरी 1, चाहे कैटेगरी 2, चाहे कैटेगरी 3, चाहे कैटेगरी 4 के हो, तो वहाँ पर जो इस तरीके की सर्विसेज हैं जो भी प्रोवाइड हो रही हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए किस तरीके की जगह, कितना स्पेस की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर ATC कम टेक्निकल ब्लॉक एट वेरियस एयरपोर्ट्स, तो इसमें अब देखिए फिर से वही दिया है, टॉयलेट, AHU, स्विच रूम, लिफ्ट एंड स्टेयर केस, तो ये सारी चीज़ें एरिया एज पर डिज़ाइन होना चाहिए, एयरपोर्ट की डिज़ाइनिंग के हिसाब से होना चाहिए। B CNS की बात करें, ऑटोमेशन फैसिलिटी रूम, तो ये आपका होना चाहिए 10 मीटर इंटू 5 मीटर। UPS रूम 3 मीटर इंटू 3 मीटर। DSCN रूम 4 मीटर इंटू 3 मीटर। इसी तरीके से अगर कैटेगरी 4 वाले एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर CNS इंचार्ज रूम 3.750 मीटर इंटू 6.25 मीटर। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना मीटर इंटू इतना मीटर, इतना मीटर इंटू इतना मीटर, ये क्या है? जैसे दोस्तों जो भी एयरपोर्ट है, चाहे वो कैटेगरी 1 का एयरपोर्ट हो, चाहे वो कैटेगरी 2 का एयरपोर्ट हो, चाहे वो कैटेगरी 3 का एयरपोर्ट हो, कहने का मतलब एयरपोर्ट चाहे जो हो, उस पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स को, उनको प्रोवाइड करने के लिए जो जो डिपार्टमेंट उस एयरपोर्ट पर कार्य करता है, तो उसका जो ऑफिस होता है या जो सर्विस प्रोवाइडिंग का जो स्पेस होता है, वो स्पेस कैसा होना चाहिए। अब चाहे वो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ATC कम टेक्निकल ब्लॉक हो, चाहे वो हमारा टॉयलेट की बात करें, चाहे वो हमारे सिटिंग की बात करें, चाहे हमारे हॉल की बात करें जहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो वेट करते हैं, कहने का मतलब आपको इसमें केवल और केवल ये बताया जा रहा है कि जो जो सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड होनी है, जो जो सर्विसेज पैसेंजर्स को प्रोवाइड होनी है, उनके लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है। बस यही आज की इस एनेक्सर में हम पढ़ेंगे और यही हमने पढ़ा है। तो अभी ये मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ें, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस में कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है हालांकि, बट आपको जानना चाहिए कि ये सर्विसेज कैसी होती हैं, कहाँ होती हैं, कितने स्पेस में होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कमिटी के बारे में मैंने जो भी चीज़ें बताई, रिपोर्ट एंड डायाग्राम्स के बारे में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आपके लिए और ग्राउंड स्टाफ की जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगी। मिलते हैं आपसे किसी और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।